इतिहास गवाह है कि इस देश ने अपने सबसे जरूरी लोगों की कीमत तब समझी जब वो चले गए। और मैं नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा हो। ये है सोनम वांगचुक, वही इंसान जिससे इंस्पायर होके फुनसुक वांगडू जैसा जनरेशनल कैरेक्टर बना। कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। ये एक साइंटिस्ट, इनोवेटर, नेशनल एक्टिविस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर के साथ साथ और भी बहुत कुछ है इस देश के लिए। एक बार नहीं, बार बार सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जब देश को जरूरत थी, और आज भी देश के भविष्य के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा टाइम से ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तो चलो इस वीडियो में अच्छे से जानते हैं सोनम वांगचुक के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आखिर इनकी भूख हड़ताल का कोई अच्छा फ्यूचर है भी, या फिर हम बस इनकी मीम्स पर हंसते हंसते एक और ऐसा इंसान खो देंगे जिसकी देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में यहाँ पर 28 जून से धरने पर हैं। मैं सोनम वांगचुक जी की बात कर रहा हूँ। मेंटलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर बीते 17 दिनों से भूख हड़ताल पर। एजुकेटर, रिफॉर्मर, पर्यावरण कार्यकर्ता और इंजीनियर सोनम वांगचुक का हंगर। An engineer, an innovator, and a teacher, a man with many missions. सोनम वांगचुक। आज सोनम वांगचुक के अंदर जो रेवोल्यूशनरी पर्सनैलिटी है, इसकी शुरुआत इनके बचपन में ही हो गई थी। ये 1960s के लद्दाख में पैदा हुए, जहां एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक था कि आसपास कोई अच्छा स्कूल ना होने की वजह से ये 9 साल तक तो स्कूल ही नहीं गए। फिर उसके बाद जब स्कूल जाने का मौका भी मिला तो फिर एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जिससे इनके फेल होने तक की नौबत आ गई। असल में सोनम वांगचुक को बचपन में सिर्फ लद्दाखी लैंग्वेज आती थी, लेकिन उनका स्कूल उर्दू में पढ़ाता था। टीचर्स उर्दू में समझाया करते थे, किताबें भी उर्दू में लिखी हुई थी जो सोनम वांगचुक को बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी, जिससे सोनम वांगचुक को पहली बार यह समझ आया कि अगर मैं अलग हूं तो क्या मुझे पढ़ने का हक नहीं। पर क्योंकि दिमाग बचपन से ही एक साइंटिस्ट और थिंकर वाला था, तो जैसे तैसे करके अपनी स्कूल लाइफ खत्म की और फिर उसके बाद इंजीनियरिंग करी। फिर 1988 में इन्होंने एक ऐसी चीज की शुरुआत की जिसने आने वाले कुछ सालों में हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी। इन्होंने शुरुआत की सैकमॉल की, which has a very special policy of admission criteria where only those who have failed in the conventional system are admitted. बात यह है असल में कई सारे बच्चे अपने स्कूल में फेल हो जाते हैं। लोग उन्हें अक्सर बेवकूफ बोल के इग्नोर कर देते हैं, पर सोनम वांगचुक जानते थे कि प्रॉब्लम किसी बच्चे में नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं। बच्चा रटने से हटके समझना सीखता है, और ना सिर्फ किताबी पढ़ाई बल्कि रियल लाइफ स्किल्स जैसे फार्मिंग, कारपेंट्री। 3 इडियट्स मूवी का ये लास्ट सीन याद है? काफी हद तक कुछ ऐसा ही। और बात सिर्फ यहाँ सैकमॉल पर खत्म नहीं होती, इनके इनोवेशंस ने इन्हें पूरी दुनिया में फेमस किया, जिसमें से एक इनोवेशन तो इनका आज भी पूरी चर्चा में है। इसका नाम है आइस स्टूपा। देखने में तो ये एक बर्फ का छोटा सा पहाड़ लगता है, लेकिन इसका काम सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। पानी ग्लेशियर से पिघल के सर्दियों में बहता है और वो सागर में चले जाता है, लोगों के काम नहीं आता है, उसे जमाना शुरू किया ताकि वो पिघले गर्मियों के आते हुए और किसानों के काम आए। तो इन मुश्किलातों को देखते हुए 7-8 साल पहले हमने नॉर्फेल जी के समस्याओं को सुलझाने के लिए हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ग्लेशियर्स बनाना शुरू किया और इसका नाम दिया गया आइस स्टूपर्स। इसका काम था लद्दाख में पानी की कमी को पूरा करना, जब किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की। और इसी सिंपल आइडिया से हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। यहाँ तक सब लोगों ने एक साइंटिस्ट, एक इनोवेटर, एक एजुकेशनल रिफॉर्मर की नजर से देख रहे थे। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है 2019 के बाद, क्योंकि 2019 में जब बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाया कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं, अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, तब लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिल गया। लेकिन सोनम वांगचुक का मानना था कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी लद्दाख को वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसलिए वो 6th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं, ताकि लद्दाख के लोगों की लैंड और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये सब डिमांड लेके वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं।
एंड में ज्यादा कुछ बदलाव तो हुआ नहीं, लेकिन इस प्रोटेस्ट की वजह से और खासकर सोनम वांगचुक की वजह से इस मुद्दे पर पूरे देश में बात हुई। और इस प्रोटेस्ट से एक चीज और हुई, काफी लोगों की नजरों में इनकी पॉलिटिकल इमेज भी बनने लगी। यही पॉलिटिकल इमेज इनकी समय के साथ साथ बढ़ती रही। इसी वजह से जब सितंबर 2025 में लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे तो सरकार ने मौका देखते ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। और अगर इस NSA लॉ की थोड़ी बहुत क्लियरिटी दूं तो ये लॉ उन लोगों पर लगाया जाता है जो नेशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा होते हैं। मतलब जो इंसान नेशन की प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहा है उसी को नेशनल थ्रेट बोल के जेल में डाल दिया। और इस लॉ की एक खास बात तो ये है कि इसके तहत किसी इंसान को बिना किसी रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल के भी हिरासत में ले सकते हैं। मतलब किसी FIR की जरूरत नहीं, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं। बस अगर सरकार को लगता है कि ये आदमी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है तो वो बिना किसी ट्रायल के भी उसे जेल में डाल सकते हैं। इस लॉ के बहाने सोनम वांगचुक को 6 महीने तक जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा। फिर इसी साल मार्च में वो वहां से छूटे। जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को क्रिटिसाइज करने की जगह बल्कि प्रेज किया और कहा कि कड़वाहट बुला के आगे सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं। अगर मेरी जीत हो भी गई लेकिन लद्दाख हार गया तो ऐसी जीत का क्या फायदा। रिश्ते च तुहाडे प्यो लगदे ने ते नाम मेरो शहंशाह। मगर इनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जो लड़ाई ये अभी लड़ रहे हैं वो जीतना तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लड़ाई उस सिस्टम के खिलाफ है जो बियॉन्ड रिपेयर जा चुका है। प्रोटेस्ट करने से पहले इन्होंने डिमांड रखी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान 5 जून तक रिजाइन कर देता है तो ठीक, लेकिन अगर नहीं तो फिर उसके बाद हम दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू करेंगे। कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, प्रोटेस्ट ऐसे ही चलता रहता है। फिर प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाने के लिए वो 28 जून से भूख हड़ताल शुरू कर देते हैं। फिर भी धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इनकी भूख हड़ताल को 2 हफ्तों से भी ज्यादा का समय हो चुका है और आज भी धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आना तो छोड़ो, उनकी तरफ से एक ट्वीट भी नहीं आया। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जिन बच्चों की लाइफ का लॉस आपकी फेल पॉलिसीज की वजह से हुआ, कम से कम उनके लिए तो रिजाइन कर दो, ताकि आगे से आपकी कुर्सी पर जो भी आए उसके मन में ये डर तो हो कि अगर गलतियां की तो इस्तीफा देना पड़ जाएगा। पर आज भी दूर दूर तक ये कोई उम्मीद नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से रिजाइन करेगा भी। और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो फिर कब तक चलेगी ये भूख हड़ताल। कहीं आपको अपनी जान से कीमत ना चुकानी पड़े। और ये कोई नई बात भी नहीं है। 2018 में GD अग्रवाल ने पूरे 111 दिन तक भूख हड़ताल की। उनकी डिमांड थी कि गंगा नदी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिले और कुछ डैम्स का काम रोक दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से नदी के अंदर का इकोसिस्टम बर्बाद हो रहा है। लेकिन इस भूख हड़ताल का एंड बहुत खराब था। 111 दिन तक भूखे रहने के बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हुई कि हॉस्पिटल ले जाते ही उनकी डेथ हो गई। इस केस को देखकर ये सवाल तो उठता है, क्या सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी इसी भविष्य के करीब जा रही है? क्या एक ऐसा इंसान भूख हड़ताल से मरना डिजर्व करता है जिसने देश के लिए इतना कुछ किया हो? एक साइंटिस्ट जिसने अपने लेवल पर एजुकेशन बदली, एक इनोवेटर जिसने ग्लेशियर को पानी का बैंक बना दिया, एक एक्टिविस्ट जो आज भी अपने देश के भविष्य के लिए भूखा बैठा है। शायद आप उससे एग्री करो या फिर उससे डिसएग्री करो, लेकिन एक बात तो जरूर सोचने वाली है, क्या अपने देश के लोग एक ऐसे इंसान की बात की कदर तब करेंगे जब बहुत देर हो जाएगी? बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताओ।